Good morning friends, myself Achika, you're heartily welcome on your YouTube channel Be Positive। और आज डेट है 26 मई 2022 और दिन है गुरुवार। आज फिर से हम वही दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे, जिनमें जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से एज अ बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ एनी कंट्री व्हाट यू हैव टू एंड यू शुड नो, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। इसमें ये है पहली न्यूज़ कि आखिरी सांस तक जेल में रहेगा यासीन मलिक। एक्चुअली ये बहुत बड़ी आतंकी संगठन के सदस्य रहे हैं और इन्होंने बहुत तरीके की आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और इसी के साथ ये जो है एक रवि खन्ना है, हाँ, जो कि रह चुके हैं हमारे आर्मी के सदस्य, उनकी भी इन्होंने हत्या करी है। तो इस तरीके से मतलब कई सारी चीज़ें हैं। और कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए टेरर फंडिंग भी करते हैं ये, उसके लिए भी दोषी पाए गए हैं। तो इन सब को मिला के पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष NIA न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम व IPC की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि अंतिम सांस तक ये जेल में ही रहेंगे। ये IPC की कौन कौन सी धारा के तहत इनको सज़ा मिली है? धारा 120B, जिसमें है आपराधिक साजिश 10 साल कारावास और 10,000 का जुर्माना। 121 धारा IPC की राष्ट्र के विरुद्ध युद्धोन्माद फैलाना, उम्र कैद व 10,000 का जुर्माना, जो अराजकता फैलाते हैं, इस तरीके के युद्ध के लिए हमें उत्साहित करते हैं। 121A जो है धारा, वो अपराध की साजिश करना, इसमें भी 10 साल की सज़ा है। यहाँ पे रवि खन्ना जो है, उनकी पत्नी है, ये एक्चुअली स्क्वाड्रन लीडर रह चुके हैं रवि खन्ना, उनकी पत्नी है निर्मल खन्ना। तो वो कह रही हैं कि इस फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी इनकी करने की सज़ा इनको मिलना और बाकी है। तो ये थी एक न्यूज़। बाकी हिंदुस्तान जिंक में पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला। ये खनिज उत्पादन में देश की जानी मानी कंपनी जो है, वो हिंदुस्तान जिंक में केंद्र सरकार का जो अपनी बची हुई 29.5% हिस्सेदारी थी, वो अभी बेचने के मूड में है। लेकिन इसे जिसे खरीदना चाहिए, ये सोचा गया था, ऐसा देखा जा रहा था कि वेदांत समूह खरीद लेगा इसे, लेकिन अभी वो भी कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक शेयर ही खरीद पाएंगे, 29.5 पूरी हिस्सेदारी हम नहीं खरीद पाएंगे। तो अभी देखिए, हालांकि इन्होंने अपना शेयर बेचने का मूड बना ही लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके सब लोग में भी खरीद लें। इसमें फ़ायदा ये बता रहे हैं कि हमें अगर हम इस तरीके से अपना शेयर बेचते हैं, तो सरकार को इस बिक्री से तकरीबन 38,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होगा। ये एक न्यूज़ थी। इसके बाद ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपको जाननी चाहिए। कैप्टन अभिलाषा बराक सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है और 2018, 2020 और फिर 2022 में महिलाओं की, लड़कियों की लगातार ये जो उपलब्धि है, इसमें ये हमें मैं तो बहुत सराहना करूँगी इसकी। इसमें लिखा भी हुआ है कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। और ये कैप्टन अभिलाषा बराक बुधवार को भारतीय थल सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनकर नया इतिहास रच दिया है। और इन्होंने नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित दीक्षा समारोह में 36 सैन्य पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया। ये एक न्यूज़ है, कपिल सिब्बल ने छोड़ी कांग्रेस, सपा के समर्थन में जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने जाने माने नेता थे इसे, ये 30 साल से ऊपर के समय से ये यहाँ से जुड़े हुए हैं और अभी कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा रीज़न होगा। 21 देश बढ़ा रहे वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं के दाम। ये WTO, अभी विश्व व्यापार संगठन जो है, दुनिया के उन 21 देशों को जिम्मेदार बता रहा है जिन्होंने खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। विकसित देशों के घरों में प्रति व्यक्ति खाने पीने की चीज़ों की बर्बादी भारत के मुकाबले काफ़ी अधिक है, ऐसा भी रिपोर्ट में बताया गया है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के आंकड़ों के मुताबिक आप देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति 105 किलोग्राम खाना सऊदी अरब में सालाना दर से नुकसान होता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ये आंकड़ा 102 किलोग्राम है, फ्रांस में 85 है। इस तरीके से इंडिया में ये 50 किलोग्राम है और दक्षिण अफ्रीका में सबसे कम 40 किलोग्राम है। WTO के महानिदेशक गोजी ओंकोजी, ये आप ध्यान रखिएगा नाम, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि WTO के महानिदेशक इनमें से कौन है। इन्होंने ही कहा है कि दुनिया के 21 देशों ने खाद्य पदार्थों के निर्यात पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है और जून में होने वाले मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में WTO के इन देशों से निर्यात पाबंदी हटाने के लिए कहा जाएगा। इन देशों में कजाकिस्तान, कैमरून, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, टर्की, मिस्र, ईरान, घाना, कुवैत, रूस, यूक्रेन, हंगरी, लेबनान, अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देश प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन देशों ने मुख्य रूप से गेहूं, आटा, चावल, चीनी, मक्का, सोयाबीन, सनफ्लावर, आलू, टमाटर, प्याज, मशरूम, मांस, चिकन, फल, अंडे, मवेशी, पाम ऑयल जैसी चीज़ों के निर्यात पर पाबंदी लगाई है और इसी की वजह से खाद्य पदार्थों में वैश्विक रूप से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद हम किसी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो DL के लिए रात में भी दे सकेंगे आप ड्राइविंग टेस्ट। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने इस तरीके की बात कही है कि दिन भर जो ऑफिस और अलग अलग कामों में अपने बिजी रहते हैं वो रात में आके अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन करनी होगी सार्वजनिक बसों पर यात्रा। अभी जैसा कि आपको पता है कि 150 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गई हैं और गुरुवार तक वहाँ पे सभी की यात्राएं फ्री हैं और इसके साथ महिलाओं को पिंक पास दे के महिलाओं की यात्रा वहाँ पे हमेशा से फ्री रही है। तो इसकी गुणवत्ता को और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि दिल्ली के CM हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जितने भी परिवहन के अधिकारी हैं वो हफ्ते में एक दिन ज़रूर इस बस से यात्रा करेंगे और फिर इसकी गुणवत्ता के विषय में बताएंगे और अपने जो भी अनुभव हैं वो साझा करेंगे। किस किस चीज़ों पे इन्हें फीडबैक देना होगा? बसों की सामान्य सफाई और रखरखाव पे, बस में मार्शलों की उपलब्धता, ड्राइवर और कंडक्टर का व्यवहार, चालक द्वारा बस लेन अनुशासन का पालन, निर्धारित बस स्टॉप पर बस का ठहराव, चालक द्वारा ओवर स्पीडिंग, खतरनाक ड्राइविंग व ओवरटेकिंग, समय पर बस की उपलब्धता, इन सारी चीज़ों पे अधिकारियों को देना होगा अपना फीडबैक। इसके बाद अगली अच्छी न्यूज़ है, वंदे मातरम मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। एक्चुअली यहाँ पे बात ये है कि जनगण मन के तरीके वंदे मातरम को भी समान दर्जा दिलाने के लिए याचिका दायर करी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अभी इन्होंने राज्यों से उनके फीडबैक मांगे हैं, मतलब कि उनका रिस्पांस मांगा है और ये बोला है कि सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि प्रत्येक कार्य दिवस पर सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों पर जनगण मन और वंदे मातरम साथ ही बजाया जाए, ऐसा मतलब इन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। इस बार नौतपा भी चौंकाएगा। नौतपा एक्चुअली एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सूरज जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और 15 दिन तक यहाँ पे रहता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो है 8 से 9 दिन वो बहुत ही भीषण और बिल्कुल चुभने वाली गर्मी होती है। तो ये स्थिति 8 जून तक रहेगी इस बार और हालांकि ये एक चीज़ बताई गई है कि इस बार इतनी चुभने वाली नहीं होगी नौतपा, थोड़ा बहुत सामान्य स्तर पे होगी। और नौतपा जो है वो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार माने तो इसका सीधा संबंध होता है बारिश से। मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव क्षेत्र बन जाता है और समुद्री लहरें जिससे आकर्षित होती हैं और फिर अच्छी बारिश के आसार बनते हैं। और इससे तापमान में भी कई जगहों पे, चाहे वो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो, सब पे एक अच्छे तापमान के बढ़ने की अ, मतलब हलचल देखी जाती है। ये एक है लाल किला या इसे लाल कोटा भी कहा जाता था। इसमें ये कहा जा रहा है कि शाहजहाँ ने जो 1648 में लाल किला बनवाया था उससे पहले भी दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आसपास में लाल किला लाल कोटे के नाम से पहले भी मौजूद था और इससे अनंगपाल, जो कि तोमर राजवंश के 10वें या 11वें शासक थे, उन्होंने बनवाया था 600 साल पहले शाहजहाँ के भी। उसके अभी भी अवशेष मिलते हैं और इनको अभी संरक्षण देने की मांग करी जा रही है और इन्होंने इसका निर्माण 1051 ईस्वी में 1051 ईस्वी में इसका
शुरू किया गया था। सॉरी, ये 16वें राजा हैं अनंगपाल तोमर। और इनके 8 पुत्र थे जो बाद में मथुरा के पास खुटैल में अलग-अलग किला बनाकर रह रहे थे। ये सारी चीज़ें हैं। फिर बाद में कहा जा रहा है कि विग्रहराज चौहान ने तोमरों को हराकर लालकोट के किले पर कब्जा किया और पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे तो उन्होंने इसे अपने संरक्षण में ले लिया। तो ये थी कुछ कहानी। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी जानकारी है। एसयूपी के विकल्प को बढ़ावा देने को 1 से साप्ताहिक मेला 1 जून से साप्ताहिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। एसयूपी क्या होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेट को खोजने की यहाँ पे बात करी जा रही है और इसके लिए जो है सबको आमंत्रित किया गया है। 1 जून से मेला लगाया जाएगा और इसमें तमाम तरह की चीज़ें जो हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को उनको अल्टरनेटली जो है रिप्लेस करने की बात कही जा रही है। और इसमें ये एक चीज़ है पॉलीस्टाइनिन। कभी कभी साइंटिफिक लैंग्वेज आ जाती है हमारे एग्ज़ाम में तो हम उससे परिचित नहीं हो पाते और फिर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो आप जान जाइए थर्मोकोल का साइंटिफिक नेम होता है पॉलीस्टाइनिन। और इसके साथ यहाँ पे और भी सिंगल यूज प्लास्टिक की लिस्ट दी गई है जिसको इरेडिकेट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है इसी जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर हम अल्टरनेट भी सर्च करेंगे। तो ये एक न्यूज़ थी। इसके बाद चुनाव आयोग का 2100 यानी 2174 पंजीकृत राजनीतिक दलों पर शिकंजा। ये कह रहे हैं कि बस पार्टियां बन गई हैं और उनका कोई प्रदर्शन नहीं और वो अ, मतलब बहुत अच्छे से अपना जिस उद्देश्य से वो निर्मित हुई हैं वो भी अपना फुलफिल नहीं कर रही हैं। बस खाली पंजीकरण उनको मिल गया है राजनीतिक दल का। तो ये कह रहे हैं कि वर्ष 2001 के बाद इनकी संख्या में 300% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2001 में इनकी संख्या सिर्फ 664 थी और बाद में अभी ये 2796 के लगभग में संख्या में पंजीकृत हो गया है। ये कह रहे हैं कि अगर आपने पूरी तरीके से अपना ब्यौरा नहीं दिया तो टैक्स छूट से भी आपका लाभ छीना जा सकता है और आपकी चुनाव चिन्ह आपका भी जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपने बारे में पूरी जानकारी चुनाव आयोग को साझा करें। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम दूसरे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो मछली पालन के मसले पर भारत डब्ल्यूटीओ में समझौते के मूड में है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डब्ल्यूटीओ की अगले माह मिनिस्ट्रियल बैठक होने वाली है उसमें भारत मछली पालन को लेके समझौते के लिए तैयार है। इसमें भारत ये कह रहे हैं कि मछली पालन हमारे यहाँ सिर्फ कारोबार नहीं है बल्कि हमारे यहाँ अनेक ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरीके से उनकी डाइटरी मछली पे ही निर्भर है। तो ये बिल्कुल जो भी मछुआरे हैं उनको बहुत अच्छी सब्सिडी और उनको बहुत अच्छी सहायता देने के मूड में हैं। और ये कह रहे हैं कि अन्य जो देश हैं ये ओशियन सीमा से लगे हुए वो ना सिर्फ अपने देश में बल्कि दूसरे देश में भी जाके प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने फिशरमैन को। तो इंडिया भी अभी इसी तरफ कदम उठाते हुए दिख रहा है। एनसीएलटी सदस्यों के कार्यकाल पर सीजेआई की समिति ने किया विचार। इसमें ये है कि अभी प्रधान न्यायाधीश सीजेआई की अध्यक्षता वाली एक समिति 20 अप्रैल को एक बैठक हुई जिसमें ये कहा जा रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है एनसीएलटी के 23 सदस्यों के कार्यकाल पे सवाल पर विचार किया जा रहा है इनकी रिटायरमेंट्री को लेके और उसकी जगह को फिलफुल करने को लेके। तो अभी इस पे बैठक करी गई है और इनका कार्यकाल जो है बहुत लंबा होता है। इसमें जो भी रिटायर्ड हमारे न्यायाधीश होते हैं या फिर जो बहुत ही अनुभवी न्यायाधीश होते हैं उनको ट्रिब्यूनल में स्थान मिलता है। तो अभी कई बड़ी संख्या में रिटायर होने वाले हैं तो उनको लेके ये बैठक करी जा रही है। इसके बाद ये एक न्यूज़ है कि भारत ने अफ्रीका में कुल 70 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। 70 अरब डॉलर का मतलब है 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। और भारत ने इन्हें 12.26 अरब डॉलर रियायती ऋण भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। और अफ्रीकी देशों में भारत का निवेश तेल एवं गैस खनन बैंकिंग फार्मा टेक्सटाइल ऑटोमोटिव और कृषि क्षेत्र में भी है। ये प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ऑप्शन को इरेडिकेट करने के लिए। अफ्रीका भारत से रियायती ऋण पाने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। ये एक बहुत अच्छी खबर है।
राजस्थान में होगी 94,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती। तो अभी शिक्षा की गुणवत्ता को जैसा कि आप देख रहे हैं सेंट्रल लेवल पे भी और राज्य लेवल पे भी सुधारने की बात चल रही है, तो उसी कड़ी में ये एक न्यूज़ है। इसके बाद हम दूसरी बात करें अगर किसानों, महिलाओं और नौजवानों को साधेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ये अभी बजट सत्र चल रहा है और दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, तो इसमें बताया जा रहा है कि बजट के मुख्य बिंदु क्या-क्या होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के 22-23 की। तो इसमें ये है कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पे सालाना तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। फिर भी ये किसानों पर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की वादे की घोषणा को पूरा करते हुए दिख रहे हैं इसमें। और इसके साथ ही महिलाओं और नौजवानों पर भी बहुत बड़ी मात्रा में अपना राजस्व खर्च करने के प्लान में दिख रहे हैं। नई सीडीएस के लिए सेवानिवृत्त शीर्ष अफसरों की सूची की मांग। इसमें अभी आपको पता है कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया में के बीच सरकार ने स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना के वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के भी नाम मांगे हुए हैं। आपको पता है कि कमांडर इन चीफ जो हमारे बिपिन रावत जी थे, उनका निधन होने के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हवाई दुर्घटना में उनका निधन होने के बाद ये अभी खाली चल रहा है, तो इस पे वही विचार विमर्श किया जा रहा है। ये एक बहुत रोचक जानकारी है कि 8वीं 10वीं के मुकाबले तीसरी 5वीं के बच्चे गणित में ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें अभी सर्वे किया गया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 500 अंक रखा गया था जिसमें से तीसरी और 5वीं के बच्चों का प्रतिशत अंक 306 और क्रमशः 284 रहा और 8वीं के बच्चों का 255 रहा, वहीं पे 10वीं के बच्चों का 220 रहा। तो ये कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने और विज्ञान को लेके ये स्थिति थोड़ी-सी निराशाजनक रही है। और इसके बाद इनकी स्कूली बच्चों की सीखने की क्षमता को जाँचने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रत्येक 3 साल में यह सर्वे कराया जाता है और 2017 के बाद 2020 में होना था लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो अभी कराया गया ये। ये एक रोचक न्यूज़ है कि बेटियों ने लगभग सभी स्तरों पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ेस है गाइस आप पढ़ लीजिएगा जाके अगर आपके इंटरेस्ट की होंगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये एक न्यूज़ है बद्री केदार व यमुनोत्री में हृदयाघात से 8 की मौत। एक्चुअली ये कोई बहुत चौंकाने वाली खबर नहीं है। इसमें हमेशा ये बताया जाता है कि जो भी इन पहाड़ी क्षेत्रों की इस मौसम में यात्राएँ करते हैं श्रद्धालु, उनकी हालाँकि पहले उनकी पूरी जाँच-परख करी जाती है कि आप पहले से हृदय के या श्वास से रिलेटेड कोई आप पेशेंट तो नहीं हैं। काफ़ी जाँच-परख के बाद ही उन्हें इजाज़त दिया जाता है कि वो जाएँ। लेकिन फिर भी वहाँ पे इस तरीके से एयर प्रेशर होता है और वेदर का प्रेशर होता है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं। तो यही बताया जा रहा है कि अभी ये यहाँ पे इन लोगों की और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हृदयाघात बीमारी से होने वाली मृत्यु की रही है। कैप्टन अभिलाषा बराक बनी सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट ये मैंने आपको बता दिया है। ये कर्नल एस ओम सिंह जो कि सेवानिवृत्त हैं उनकी बेटी हैं और ये लड़कियों को गौरवान्वित करने वाली एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना में भ्रष्टाचार। एक्चुअली स्वास्थ्य साथी योजना का उद्देश्य है निःशुल्क मेडिसिन और चिकित्सा सेवाएँ प्रोवाइड करना, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें अभी चल रही हैं, तो इसको लेके बात करी जा रही है कि भाजपा जो नेता हैं वहाँ पे वो प्रदेश की सरकार यानी कि ममता बनर्जी सरकार पे वो तंज कस रहे हैं कि आप इस तरीके से क्या कर रही हैं? मतलब घूसखोरी में आपका भी बराबर का हिस्सा है, ये बोल रहे हैं। रिपोर्ट 2020 में 1.20 लाख से अधिक हुई घातक सड़क दुर्घटनाएँ। तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ये घटना 25% तक हुई है और 39% अन्य सड़कों पर हुई हैं। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग से इतर अगर हम बात करें तो।
इसमें कई तरीके की चीज़ें हैं, सही से ट्रैफ़िक को ना फ़ॉलो करना और जो है आपके व्हीकल का बहुत अच्छा ना होना, मतलब दुरुस्त जो एक पैरामीटर होता है उन सब का। तो ये एक रिपोर्ट थी। बाकी इसके बाद ये आप देखिए, असम में अभी जो बाढ़ हुआ है उसके बाद गीता पुलिस स्टेशन पूरा जलमग्न हो गया है। ये इसमें आगे कारण भी बताएंगे कि असम में हर हर साल ही इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे बाढ़ क्यों आ जाता है। अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी 4.69 किलोमीटर लंबी सुरंग। ये अटल सुरंग के नाम पे, जो कि अभी सबसे दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, अटल टनल 9.02 किलोमीटर की। उसी की तर्ज पे अरावली की पहाड़ियों में भी 4.69 किलोमीटर की लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। और अरावली की पहाड़ियों में बनने वाली यह सुरंग अटल सुरंग की तरह होगी और यह रेल कॉरिडोर कुंडली से मानेसर तक विकसित होगी और नए औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन हो सकती है। 30 माह की समय सीमा बताई जा रही है इसके निर्माण की और इससे काफ़ी लोगों को रोजगार और आने जाने में अनियमितता भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये यहाँ पे सक्षम नेतृत्व और सुशासन के 8 साल, ये मोदी जी की बात कर रहे हैं। और अभी जैसा कि आपको पता है कि 2024 में चुनाव है, तो उस पे लेके अलग अलग लेख आते रहते हैं। आंतरिक मूल्यांकन, ये एक लेख निकला है कि बिहार में उच्च शिक्षा को लेके और उसकी गुणवत्ता को लेके कि सिर्फ हम रटी रटाई चीज़ों पे भरोसा ना करें, थोड़ा सा पाठ्यक्रम को परिवर्तित करें और शारीरिक फिटनेस को, फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको शामिल करें। इसके साथ ही जो भी प्रॉपर डाइटरी प्लान होता है बच्चों को लेके, उन सब चीज़ों पे भी हम थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें। तो उसे लेके लेख है। अगर आप सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो होगा वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मुस्लिमों के हितों में है समान संहिता। तो अभी यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि कॉमन सिविल कोड की बात करी जा रही है कि ये मतलब हम मुस्लिमों की बात ना करें, अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें तो हर तरीके से ये सिर्फ लाभदायक ही होगा। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी धर्म, जाति और ये पर्दा प्रथा, इन सबसे ऊपर होके अगर हम समान संहिता को बल देते हैं तो इससे हम एक प्रोग्रेसिव जो फ्यूचर की तरफ हम स्टेपिंग करेंगे। और हमें बिल्कुल इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए और हमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे और कंट्री के डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पे इतना पर्दा है और इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं, ये हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं है। आप एक प्रोग्रेसिव माइंड को लेके अगर समान संहिता की बात करेंगे तो आपको कहीं से भी बुरी नहीं लगेंगी। और ये बोल रही हैं आमना बेगम कि इस अप्रोच के साथ आप प्लीज़ सोचिए और इसको बल दीजिए और इससे सभी हितों का सिर्फ फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। गोवा में हर तरीके की कम्युनिटी है और वहाँ पे ये उसकी आज़ादी के समय से ही चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है वहाँ पे। और अगर ये गोवा में चल सकता है तो ये हर जगह क्यों नहीं चल सकता। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर किसी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये चीज़ें निकल के आती हैं तो कहीं न कहीं एक बहुत बैलेंस्ड, बहुत ही संतुलित विचार आगे पनपता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्यों आती है असम में हर साल बाढ़? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसकी भौगोलिक स्थिति असम की कहीं न कहीं इस पे ज़िम्मेदार होती है। ये हर तरीके से, चाहे वो बराक रिवर हो, चाहे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर हो, पूरे तरीके से नदी के तटों से घिरा हुआ है असम। और इसके साथ में इस टाइम में, गर्मियों के मौसम में तिब्बतन प्लेट्यू पे जो बर्फ़ वगैरह जमी होती है, ग्लेशियर्स जमे होते हैं, वो पिघलना शुरू होते हैं और छोटे-छोटे जो रिवर होते हैं या बड़े भी रिवर उस पानी को सँभाल नहीं पाते और कई-कई बाँध भी टूट जाते हैं और बाँध से भी ओवरफ्लोइंग होने लगती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहीं न कहीं इस पे ज़िम्मेदार है। और इसके साथ इसके पड़ोसी देशों और राज्यों जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ नेपाल, भूटान, इन देशों से भी जो पानी निकलता है, ये सब की गाज इसी पे आके गिरती है। तो यही है। और ये भी बता रहे हैं कि इसके साथ-साथ में मानवीय गलतियाँ भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं। लाइक बिल्कुल बाँध से सट-सट के जाके हम निर्माण कर रहे हैं।
घरों का, झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का और आबादी का निर्माण करते जा रहे हैं। इसके साथ में हम जंगलों की बेतरतीब तरीके से कटाई करते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है पेड़ बहुत ही अच्छे साधन होते हैं बाढ़-वाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के इरेडिकेशन के लिए। तो यही बता रहे हैं कि ये वजह है कहीं न कहीं। ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं गाइस। महंगाई को देखते हुए जीएसटी दरों में बदलाव की संभावना नहीं। अ, ये कहा जा रहा है कि महंगाई को देखते हुए जो भी जीएसटी के स्लैब्स होते हैं 5, 10, 15, 12, 18 उनकी दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और इनके कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पे आ जाएगी। जीएसटी की दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा से मतलब ये नहीं है कि महंगाई को लेके कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। आरबीआई भी अपने लेवल पे बैंक रेट दरों में कमी करके चाहे वो रेपो रेट हो रिवर्स रेपो रेट हो उसमें कमी करके और सारी चीज़ों को जो भी हमारे लिक्विड राशि होती है उनमें भी कहीं न कहीं बाज़ार में उनकी भी सप्लाई को कम करके महंगाई को कहीं न कहीं इरेडिकेट करने की प्लान में है। लेकिन जीएसटी दरों की अगर हम बदलाव करें महंगाई को लेके तो उसमें फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये मैंने अभी जो आपको बताया आरबीआई का ये वही है। बाकी चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित सूची में डालने का भी असर हुआ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि महंगाई को कम करने के लिए अभी इंडोनेशिया से भी बात करी जा रही है खाद्य तेलों के आयात को लेके और उससे भी कहीं न कहीं 7 रुपए प्रति तक गिरावट आपको देखी जा सकती है। और एग्री इंफ्रा फंड से समेत इस तरीके के जो भी खाद्य तेलों पे सेस होते हैं, चुंगी कर होते हैं, उनको भी घटाया जाएगा ताकि ये सामान्य प्राइस में आ सके। इसके बाद गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से वैश्विक बाजारों पर असर नहीं है। एक्चुअली ये पीयूष गोयल जी जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, ये अभी दावोस में जो बैठक चल रही है, इस पे ये कह रहे हैं कि बहुत कम ही हिस्सेदारी रही है और अभी 2-3 साल पहले तो इंडिया गेहूं निर्यात भी नहीं करता था और अभी बहुत 1% से भी कम हिस्सेदारी वैश्विक बाजार में इसके गेहूं बिक्री को लेके रही है। तो अगर हम गेहूं को नहीं बेचते हैं विश्व में, तो इससे वैश्विक अनाज पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी सप्लाई को लेके।